नवदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हमने कल की क्लास में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम पढ़ लिया था, यानी IRDP को पढ़ लिया था। उसके अंतर्गत मैंने आपको 3 घटक बताए थे और उसके अलावा 2 योजना और बताई थी। तो ये मैंने आपको कल भी क्लास में बोला था कि ये 5 योजना ही समेकित करके मिलाकर ही एक नई योजना बनेगी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाके वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बेस से वो आपको पूरा क्लियर रहे। और उम्मीद करता हूं कि आपको कल की क्लास जो थी वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की क्लास भी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये हमारे सिलेबस में भी है और पिछले साल इस योजना से 2 से 3 क्वेश्चन जो है, जब 2017 में ईडीओ का पेपर हुआ था तो उसमें इस योजना से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफी बड़ी योजना है, इसलिए इस योजना में 2 वीडियो लगेंगे। आज की क्लास रहेगी और एक और क्लास लगेगी जिसमें हम इस योजना को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की ही क्लास में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पिछले बार आए हुए थे। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले हम देखते हैं कल का जो हमने योजना पढ़ी थी, समेकित ग्राम विकास योजना या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 3 घटक है। वो 3 घटक कौन से थे? स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, जिसको हम ट्राइसेम के नाम से जाने थे। सेकंड था ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास, जिसको हम DWCRA के नाम से जाने थे। और तीसरा था गंगा कल्याण योजना, GKY। ये 3 योजना जो थी ये IRDP के घटक के रूप में थी, यानी समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के घटक के रूप में थी। और 2 योजना एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया था, ग्रामीण क्षेत्र में औजार किटों की आपूर्ति और दूसरा था 10 लाख कुओं की योजना। तो ये जो 5 योजना है, इन 5 योजनाओं को आप बोल सकते हो, 3 योजना भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये तीनों तो IRDP का घटक ही है। लेकिन मैं 5 योजना बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। इन 5 योजनाओं को ही मिलाकर एक नई योजना बनाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और जो आपकी समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम था, दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, इससे भी पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म है SGSY, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये योजना प्रारंभ कब हुई है? 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को हुआ था। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अंतर क्या है। तो इसका मेन अंतर है निर्धनों का सामाजिक संगठन। निर्धनों का सामाजिक संगठन कहने का अर्थ है, आपने कल की क्लास में भी देखा होगा, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में महिला बाल विकास योजना जब पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने देखा था महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह बना रहे थे, लेकिन पुरुषों के लिए या मिक्स रूप से महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर कोई स्व सहायता समूह का कोई भी यहां पर अस्तित्व नहीं था। लेकिन इस योजना में जो यहां पर लाया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस योजना का प्रमुख पॉइंट ही यही है कि स्व सहायता समूहों को बनाकर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन परिवार कर रहे हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास करना। तो IRDP से अंतर क्या है? निर्धनों का सामाजिक संगठन, यानी निर्धनों का स्व सहायता समूहों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये मेन अंतर है किसमें? IRDP और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ये मेन अंतर है। तो यहां पर मैं आपको कैसे कैसे स्व सहायता समूह बनेगा उसका डिटेलिंग यहां पर मैं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला, यहां पर जो मुख्य रूप से यहां पर जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्व सहायता समूह बनवाने में जोर दिया गया है। यानी जितने स्व सहायता समूह बनेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा गरीबों को। क्यों फायदा होगा? आप खुद सोचिए कि अगर कोई स्व सहायता समूह, मान लीजिए किसी के पास बहुत कम पैसा है, लेकिन अगर और वो कोई काम चालू करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो काम प्रारंभ कर सके, तो वो देखेगा कि मेरे ही टाइप की रुचि और कौन रखता है नया काम चालू करने के लिए, तो वो उतने लोगों को इकट्ठा करेगा
और सब अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे और वो उस उद्योग को प्रारंभ कर लेंगे। ठीक है, तो ये समूह जो है वो मिलकर उद्योग को प्रारंभ किया। मान लीजिए अब वो उद्योग चलने लगा, जो स्व सहायता समूह उद्योग बनाए हैं उन लोग जो काम चालू किया वो चलने लगा, उनका आर्थिक लाभ होने लगा। तो वो क्या करेंगे, स्व सहायता समूह का एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वो अपनी बचत को रखना पड़ता है, क्योंकि स्व सहायता समूह जो रहता है वो सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके तहत पंजीकृत होता है वो। ठीक है, तो सोसाइटी पंजीकरण के कारण जो है एक नियम होता है जिसमें स्व सहायता समूह को अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, इसके लिए ही आपको यहाँ पर बेसिक पॉइंट बताया गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति जो स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ है उसको कुछ आकस्मिक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, अपने ही स्व सहायता समूह की जो बचत है उससे कुछ पैसा ऋण के रूप में ले लेगा और उसको अपने ही समूह में कुछ ब्याज दे देगा। तो वो अपने समूह से जब कुछ पैसा ऋण के रूप में लेगा तो जो उसकी आकस्मिक जरूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, उसको किसी और को देखने की या किसी साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही फायदा होता है स्व सहायता समूह का। तो यहाँ पर स्व सहायता समूह बनवाने में जोर दिया गया, क्योंकि कोई भी परिवार अगर सब मिलकर काम करेंगे, अगर समूह में काम कर रहे हैं तो वो गरीबी रेखा से जल्दी ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि समूह में संगठित होकर कोई भी काम करेंगे तो उतना हमारा उद्योग जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर स्व सहायता समूह बनवाने में जोर दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। सेकंड पॉइंट, आंतरिक ऋण व बचत क्रियाकलाप के जरिए समूह बचत से ऋण लेकर अपने छोटे छोटे आकस्मिक खर्चों को पूरा कर सके। तो जैसे कि मैंने बताया स्व सहायता समूह बनाए ही क्यों जा रहा है, ताकि अगर ये जो उन लोग लाभ कमाएंगे अपना काम चालू करके और उसमें से जो बचत के रूप में कुछ राशि को रखेंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो वो उसी राशि से कुछ ऋण लेकर अपने आकस्मिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं। तो ये भी इस स्व सहायता समूह बनाने के पीछे एक उद्देश्य है। अगला है ये SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह। एक स्व सहायता समूह में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। यानी एक स्व सहायता समूह में कितने व्यक्ति होंगे, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। ये पिछले बार का एडीओ का ही क्वेश्चन है कि एक स्व सहायता समूह बनाने के लिए कितने व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। तो आपको याद रखना चाहिए कि एक स्व सहायता समूह बनेगा तो वो मिनिमम 10 सदस्य होने चाहिए, मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कोई एक व्यक्ति जो है वो केवल एक स्व सहायता समूह का सदस्य हो सकता है, एक से अधिक स्व सहायता समूह का सदस्य वो नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, विकलांग व्यक्तियों या दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मरुस्थल यानी मरुभूमि एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में एक समूह में व्यक्तियों की संख्या 5 से 20 हो सकती है। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है वहां पे एक स्व सहायता समूह में मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह विकलांग लोगों का बन रहा है, या कोई स्व सहायता समूह दुर्गम क्षेत्रों में बन रहा है, जनजाति क्षेत्रों में बन रहा है, या मरुस्थली क्षेत्रों में बन रहा है, या ऐसे क्षेत्र में बन रहा है जहां पे आबादी काफी दूर दूर रहती है, तो ऐसे स्व सहायता समूह में जो है मिनिमम 5 सदस्य होने चाहिए, मैक्सिमम 20 सदस्य होने चाहिए। नॉर्मल में मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, लेकिन विशेष कंडीशन जैसे कि जनजाति क्षेत्र हो गया, मरुभूमि हो गया, बिखरी आबादी क्षेत्र हो गया, विकलांग समूह हो गया, तो इन लोगों के लिए जो है स्व सहायता समूह में यहाँ पर छूट दी गई है कि मिनिमम 5 लोग होंगे, मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। तो पिछले बार अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य परिस्थिति में कितने 10 और 20 होते हैं, तो इस बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विशेष समूहों के लिए स्व सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए, तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 20। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, यदि आवश्यक हुआ तो 20% और कुछ विशिष्ट मामलों में 30% तक गरीबी रेखा के ऊपर सदस्य शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ये भी बताया, आप यहाँ पर ये पॉइंट पढ़े हैं कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के 10 से 20 व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी एक स्व सहायता समूह में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 लोग होते हैं और वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट दी गई है कि मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह ऐसा है जिसमें कुछ पैसों की जरूरत है, जितने लोग इकट्ठा हुए, मान लीजिए 12-13 लोग इकट्ठा हो रहे, लेकिन उद्योग चालू करने के लिए उतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिनिमम जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं 20% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर वाले भी हो सकते हैं। यानी जो यहाँ पर 10 से 20 व्यक्तियों का एक समूह बन रहा है वो सभी गरीबी
रेखा के नीचे होने चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो लोग जो है उनके उद्योग चालू करने के लिए न्यूनतम जितना पैसा चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो वो जो है 20% ऐसे लोगों को ग्रुप में शामिल कर सकते हैं जिनकी आय गरीबी रेखा के ऊपर आती है, लेकिन तब भी सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ये मिनिमम मैक्सिमम तब भी 20 सदस्य ही हो सकते हैं इन 20% को जोड़ के। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति आ गई कि अभी भी पैसों का जो जितना पैसा जरूरत है उतना अभी भी नहीं आ रहा है, तो वो 20% बढ़ा के 30% भी किया जा सकता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि एक स्व सहायता समूह में 20 से 30% लोग जो है वो गरीबी रेखा के थोड़े से ऊपर वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह बनेगा उसमें जो सदस्य शामिल होंगे वो कैसे होंगे, तो आपका आंसर तब यही होगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ कंडीशन में वो पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोग ज्यादा शामिल हो सकते हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर है, तो आपका आंसर 20% ही होगा। अगर 20 से 30% वाला ऑप्शन में आ रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष कंडीशन में ही 30 जाता है, नॉर्मल 20% तक की छूट दी जाती है। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा सदस्यों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनको गिन कर भी। अगला पॉइंट यहाँ पे शर्त है समूह के सदस्य सहमत हो। हाँ, एक चीज और, अगर आपको जो सदस्य शामिल हो रहे हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो गरीबी रेखा के नीचे वाले आपके सदस्य हैं जो स्व सहायता समूह में, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी सबको एक मत होकर ही वो शामिल करेंगे जो गरीबी रेखा के ऊपर वाले व्यक्ति है उनको। अगर मान लीजिए जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और वो स्व सहायता समूह में एग्री नहीं हो रहे हैं कि हम ऊपर आय वाले को रखें, तो नहीं रखा जा सकता। उनको पहले एग्री होना पड़ेगा सभी को कि हम अपनी आय से ज्यादा वाले को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20 से 30% लोग तभी शामिल होंगे बीपीएल के ऊपर वाले, जब उस स्व सहायता समूह में जो शामिल लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे वो सहमत हो जाते हैं उनको शामिल करने के लिए तभी। अगला पॉइंट, प्रत्येक ब्लॉक में 50% सेल्फ हेल्प ग्रुप केवल महिलाओं का होना चाहिए। यानी मान लीजिए एक विकास खंड यानी ब्लॉक है, वहां पे 100 स्व सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया, तो उसमें 50 स्व सहायता समूह ऐसे होने चाहिए जो महिलाओं द्वारा संचालित हो, यानी वो स्व सहायता समूह महिलाओं का होना चाहिए। तो एक ब्लॉक में जितने भी स्व सहायता समूह होंगे उनका लक्ष्य है कि 50% जो है वो महिलाओं का स्व सहायता समूह होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है यहाँ पर स्व सहायता समूह से रिलेटेड, जिसमें से आपसे ये संख्या वाला जो मैंने बताया ये पेपर की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने योग्य प्रश्न है। अगला हम देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है एक निश्चित समय सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित कर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना। यानी एक समय सीमा तय की जाएगी, इस समय सीमा के अंतर्गत जो है ये लक्ष्य रखा गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन लोग कर रहे हैं जल्द से जल्द उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाने का प्रयास करना, यही इस योजना का उद्देश्य है। अगला देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेषता क्या है। विशेषता का मतलब है इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। तो पहला है स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल देना। यानी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है स्व सहायता समूह अगर उनका निर्माण, यहाँ पर याद रखिए जो स्व सहायता समूह का निर्माण कर रहा है ये गवर्नमेंट के द्वारा और उनकी एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, ना कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति एक कर रहा है। यहाँ पर जो स्व सहायता समूह क्या करेंगे, सब अपना पंजीयन कराएंगे और पंजीयन के बाद देखेंगे कि कौन एक ही तरीके का काम कर रहा है, और जो एक ही तरीके का काम जितने लोग कर रहे होंगे उनको मिलाकर एक स्व सहायता समूह गवर्नमेंट की एजेंसियों के द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल देना। यानी जितने भी ग्रामीण जो अलग अलग बट के काम करना चाह रहे तो उसमें जब ये अपना पंजीयन कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि उनकी रुचि किस में है, और देखेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका सेम काम में रुचि है, तो उनको मिलाकर एक स्व सहायता समूह बनाने का काम गवर्नमेंट की एजेंसी का है।
ठीक है, जो कि मुख्य रूप से डीआरडीओ होते हैं, यानी जिला विकास एजेंसी जो होते हैं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होती है, वही मुख्य रूप से स्व सहायता समूह बनवाने का काम करवाती है। क्लियर है? तो यहां पर आपका पहली विशेषता यह है कि स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल देना, क्योंकि अभी तक ग्रामीण जो थे वो अलग अलग होकर काम कर रहे थे। अब हम उनको एकजुट लाने के लिए जो, ताकि वो सामाजिक संगठन बन जाए और वो सामाजिक संगठन एक स्व सहायता समूह बनकर काम करे और अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरी कर सके। तो ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है मुख्य क्रियाकलाप का चयन करना। मुख्य क्रियाकलाप का चयन करना यानी जैसे कि मान लीजिए एक क्षेत्र है जहां पर कोसे का उत्पादन ज्यादा होता है, तो वहां पर ये कोसे का उत्पादन अगर उस क्षेत्र में ज्यादा हो रहा है तो वहां पर जो स्व सहायता समूह बनवाया जाएगा वो कोसे से का निर्माण या कोसे से रिलेटेड कुछ काम है उसके लिए बनाया जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में लघु व तेंदुपत्ता होता है तो वहां जो स्व सहायता समूह बनाया जाएगा वो तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए बनाया जाएगा। यानी ये देखा जाएगा कि निश्चित ब्लॉक में क्या क्या खासियत है, यानी वहां पर किस किस क्षेत्र में काम किया जा सकता है, तो ये देखा जाएगा। तो उसी को बोला गया मुख्य क्रियाकलाप। तो हर ब्लॉक में 10 काम का चयन किया जाएगा। वो 10 काम जो वहां पर उस ब्लॉक में हो सकते हैं, तो वो 10 काम जो है यहाँ पे प्रति ब्लॉक, तो मुख्य क्रियाकलाप का चयन प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 10। याद रखिएगा, हर ब्लॉक में 10 कामों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो चयन, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये चयन कौन करेगा कि किस ब्लॉक में क्या किस की खासियत है, तो ये चयन कौन करेगा? ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समिति। क्योंकि यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर में भी और जिला स्तर पर भी जो है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार समिति का निर्माण किया जाता है। तो इसका चयन कौन करेगा कि कौन सा क्रियाकलाप कौन से ब्लॉक में होना है, तो इसका चयन कौन करेगा? जो ब्लॉक स्तर पर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना समिति बनेगी वो करेगी। लेकिन ये समिति किसकी सिफारिश लेगी? पंचायत समिति की। मान लीजिए एक ब्लॉक में 10 पंचायत आ रही है, मान लीजिए एक ब्लॉक है उसके अंतर्गत 10 ग्राम पंचायत आती है, तो हर पंचायत की अपनी पंचायत समिति होती है। तो हर पंचायत समिति अपनी अपनी रिकमेंडेड भेजेगी कि ये हमारे ग्राम पंचायत में ये काम हो सकता है, हमारे ग्राम पंचायत में ये काम हो सकता है। तो हर ग्राम पंचायत अपने अपने क्षेत्र के काम को भेजेगी किसके पास कि हमारे क्षेत्र में ये काम हो सकता है, ये बना के एक पूरा फॉर्मेट बना के किसके पास भेजेगी? ब्लॉक स्तर की जो समिति है उसके पास भेजेगी। अब ये जो ब्लॉक स्तर की समिति है उन ग्राम पंचायतों द्वारा जो भेजे गए काम है, जो उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में ये काम हो सकता है, उसमें से सिलेक्शन करेगी कितने क्रियाकलाप का? 10 क्रियाकलाप का। तो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। तो याद रखना है कि जो मुख्य क्रियाकलाप का चयन जो है वो कौन करता है? जो ब्लॉक स्तर पर हमारी ब्लॉक स्तर पर जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति होती है वो तय करती है मुख्य क्रियाकलाप, यानी कौन कौन से काम इस ब्लॉक में हो सकते हैं। लेकिन इसको कौन बताता है? इसको सिफारिश कौन करता है? पंचायत समिति करती है। उस ब्लॉक में आने वाले जितने भी पंचायतें होती है, ग्राम पंचायतें, उनकी जो पंचायत समिति होती है वो सिफारिश भेजती है किसके पास? ब्लॉक स्तरीय स्वरोजगार समिति के पास, और वो उनमें से 10 क्रियाकलापों का चयन करती। हो सकता है वो कम क्रियाकलाप का भी चयन कर ले, मान लीजिए वो 5 क्रियाकलाप का चयन करे या 6 क्रियाकलाप का चयन करे, हो सकता है एक ही क्रियाकलाप का चयन करे, लेकिन क्रियाकलापों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। अगला है, जब ब्लॉक स्तरीय पर जो समिति है वो चयन कर लेती कि कौन से क्रियाकलाप हमारे क्षेत्र में होने हैं, तो वो अनुमोदन के लिए किसके पास भेजेगी? जिला स्तर की जो स्वरोजगार समिति बनी है इस योजना के अंतर्गत उसके पास भेजेगी। और वो जिला स्तर की जो स्वरोजगार समिति है अगर उसको अनुमोदित कर देती है तो उस ब्लॉक स्तर पर इस योजना के अंतर्गत जो क्रियाकलाप तय किए गए हैं उस क्रियाकलाप के तहत लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर से मैं एक आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो पंचायत समिति है वो ये देखेगी कि हमारे ग्राम पंचायत में कौन कौन से काम हो सकते हैं, वो उसका एक फॉर्मेट तैयार करेगी और उस फॉर्मेट को तैयार करके वो किसके पास भेजेगी? ब्लॉक स्तर की स्वरोजगार समिति जो इस योजना के अंतर्गत बनती है उसके पास भेजेगी। वो उनमें से चयन करेगा, अधिकतम 10 कार्यों का ही चयन किया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत, उससे कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। और जब ये चयन कर लेगा ब्लॉक स्तर की जो समिति है स्वरोजगार समिति,
उसके बाद वो अनुमोदन के लिए जिला स्तर की स्वरोजगार समिति के पास भेजेंगे और जिला स्तर की स्वरोजगार समिति जब उस कार्यों को अनुमोदित कर देती है तो उस ब्लॉक में लोगों को उस क्षेत्र में रोजगार मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है मुख्य क्रियाकलाप का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना नीति। यानी मान लीजिए अब जो क्रियाकलाप तय किए गए, कोई कोसा के क्षेत्र में, मान लीजिए कोई खनिज के क्षेत्र में, कोई लघु वनोपज के क्षेत्र में, तो हर क्षेत्र के लिए यहां पर जो है हर कार्य के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाएगी। यही बोला गया है कि प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना नीति, यानी इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक काम के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाई जाएगी। अगला है परिक्रामी निधि सहायता के माध्यम से समूहों का सुदृढ़ीकरण। यहां पर जैसे ही स्व सहायता समूह बनेगा, अगर स्व सहायता समूह बनने के बाद 6 माह तक स्व सहायता समूह बेहतरीन तरीके से काम करता है तो उसको जो है एक राशि परिक्रामी निधि के रूप में दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई स्व सहायता समूह बनने के 6 माह तक अच्छे से काम करता है तो उसको जो है परिक्रामी निधि राशि दी जाएगी। वो परिक्रामी निधि राशि कितनी होगी? टोटल 25,000 रुपए होगी। ठीक है, तो कितना होगा? 15,000 रुपए उपलब्ध कराएगा डीआरडीए एक ऋण के रूप में। याद रखिएगा, 15,000 रुपए उपलब्ध कराएगा डीआरडीए। डीआरडीए का मतलब जो है वो है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 15,000 रुपए उपलब्ध कराएगी और इसके अलावा जो हमारी सरकार है वो 10,000 रुपए का अनुदान देगी। दोनों केंद्र और राज्य मिलकर जो है, आगे हम वित्त पोषण पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो केंद्र और राज्य मिलकर जो है इसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा तो टोटल 25,000 रुपए रहेगा। 15,000 रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, इसको समूह को लौटाना पड़ेगा आगे चलकर, लेकिन 10,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में होगी जो गवर्नमेंट देगी। तो टोटल 25,000 रुपए की परिक्रामी निधि उनको दी जाएगी। क्लियर है? परिक्रामी निधि का मतलब यही है कि जो 15,000 रुपए ये दिया जा रहा है, 15,000 रुपए का ये आगे चलकर ब्याज के रूप में राशि डीआरडीए को लौटाएंगे। जब ये पूरी राशि समूह डीआरडीए को लौटा देगा तो उसके बाद डीआरडीए उनको और पैसा दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये होता है, ये आपका सेकंड स्टेज होता है। कोई भी जब समूह बनता है स्व सहायता समूह, तो स्व सहायता समूह बनने का पहला स्टेज क्या होता है कि समूह अच्छे से काम करे। और जब समूह अच्छे से काम करने लगता है तो सेकंड स्टेज आता है कि समूह को परिक्रामी निधि दी जाती है। परिक्रामी निधि इसलिए दी जा रही है ताकि समूह अपने आर्थिक क्रियाकलाप को प्रारंभ कर सके। मान लीजिए वो समूह जो है कोसा का काम करने के लिए बना है, कोसे से वस्त्र बनाने के लिए बना है, तो वो परिक्रामी निधि इसलिए दी जा रही है ताकि वो समूह अब कोसे से जो वस्त्र का निर्माण किया उसकी मार्केटिंग कर सके, उसको बेच सके, उसके लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यानी वो समूह अपने आर्थिक क्रियाकलाप को प्रारंभ कर सके, क्योंकि जब आर्थिक क्रियाकलाप किसी भी समूह का प्रारंभ हो गया तो उनको रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया, यानी उनके पास पैसे आने प्रारंभ हो गए और उसी पैसे से वो इस परिक्रामी निधि को लौटा देगा ब्याज के रूप में। क्लियर है? तो जब समूह का तीसरा स्टेज क्या होता है? जब समूह अपने आर्थिक क्रियाकलाप को प्रारंभ करता है। और चौथा स्टेज क्या होता है? जब समूह अपने जो परिक्रामी निधि है उससे जो राशि उसको ऋण के रूप में लौटाने लगता है, यानी ब्याज देने लगता है, आप ये बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर परिक्रामी निधि कौन देता है? डीआरडीए देता है, यानी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के द्वारा दिया जाता है परिक्रामी निधि। डीआरडीए कितना देता है? 15,000 रुपए और 10,000 रुपए अनुदान के रूप में कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, केंद्र और राज्य मिलकर। ये टोटल परिक्रामी निधि कितना हो गया? 25,000 रुपए। तो कब देते हैं ये पैसा? जब समूह 6 माह तक अच्छे से काम करने लग जाता है। जब समूह बनता है और समूह बनने के 6 माह तक उनकी रेगुलर मीटिंग हो रही है, जो उनके नियम होते हैं सोसाइटी पंजीकरण के तहत, उस तरीके से अगर वो पूरा काम कर रहा है समूह, तो 6 माह के बाद उनको परिक्रामी निधि दे दी जाती है। क्लियर है? पांचवा पॉइंट है इस योजना के अंतर्गत लघु उद्यम शुरू करने के लिए कौशल विकास में लाभार्थियों का प्रशिक्षण। अब मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह प्रारंभ किया जा रहा है तो उनको कार्य करने का अगर अनुभव नहीं है तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो याद रखिए, अगर कोई समूह कोई छोटा उद्योग प्रारंभ करना चाह रहा है तो उनको इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। क्लियर है? अगला है आय अर्जक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए लाभार्थियों को सक्षम बनाने हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी का प्रावधान। अब देखिए यहां पर जो है परिक्रामी निधि दे दिए। अब परिक्रामी निधि के अलावा
अब उनका समूह कार्य करना प्रारंभ किया। अब आर्थिक क्रियाकलाप भी प्रारंभ हो गया उनका, यानी अब वो पैसा कमाने भी लग गए। तो अगर पैसा कमाने लग गए तो उनकी आय को बढ़ाने के लिए और क्या होगा, लाभ, और जो उनका उद्योग चालू है उनमें से उनकी आय को बढ़ाने के लिए उनको और ऋण की भी सुविधा दी जा सकती है। तो ऋण की सुविधा के साथ साथ जो ऋण से जुड़ी हुई सब्सिडी का प्रावधान, यानी ऋण के अलावा उनको कुछ जैसे मान लीजिए कोई उद्योग चालू हो गया उनका, अब मान लीजिए उनका आर्थिक क्रियाकलाप भी प्रारंभ हो गया, उनको पैसा वैसा सब आने लगा, तो अब सरकार क्या करेगी, उनको ऋण का पैसा कुछ और उपलब्ध कराएगी, यानी उनको ऋण और देगी ताकि वो अपने उद्योग को बड़ा कर सके। तो ऋण के साथ साथ सरकार उनको कुछ उस ऋण के ऊपर सब्सिडी भी देगी, वही यहां पर बताया गया है। मान लीजिए कोई उद्योग चालू किया गया है और ये उद्योग केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा चालू किया गया। यहाँ पर दो प्रावधान है कि कोई उद्योग केवल एक सिंगल व्यक्ति चालू किया है और दूसरा पढ़ेंगे कोई उद्योग स्व सहायता समूह मिलकर चालू किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति स्वरोजगारियों के लिए, ठीक है, व्यक्ति स्वरोजगारियों के लिए मान लीजिए परियोजना लागत का 30% मैक्सिमम 7500 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। मान लीजिए कोई योजना है, ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो काम चालू किया था उसका कुल लागत मान लेते हैं 10,000 रुपए है। कोई व्यक्ति कुछ काम चालू किया था उसका कुल लागत 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए का 30% कितना हुआ, 3,000 रुपए। तो इस व्यक्ति को अगर वो 10,000 रुपए का ऋण लेगा तो उस व्यक्ति को 3,000 रुपए जो है यहाँ पर उनको सब्सिडी के रूप में दे दिया जाएगा। क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति कोई उद्योग चालू कर रहा है और उस उद्योग के बाद उस उद्योग की परियोजना लागत 10,000 रुपए है और वो मान लीजिए 10,000 रुपए का ही ऋण लेना चाह रहा है, तो उसको 10,000 रुपए के में जो है 30% उसको सब्सिडी के रूप में मिलेगा, यानी में 3,000 रुपए सब्सिडी मिलेगा। यानी ये सब्सिडी की वैल्यू 7500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया 30% के हिसाब से, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी राशि आ रही है जिसमें ये 30% क्रॉस हो जा रहा है तो मैक्सिमम 7500 रुपए ही उनको मिल सकता है। मान लीजिए कोई उद्योग 1 लाख रुपए की राशि से उसको ऋण चाहिए, 1 लाख रुपए का ऋण चाहिए और उसको उद्योग 1 लाख रुपए की राशि देकर ही चालू है मान लीजिए, तो 1 लाख का 30% कितना होता है, 30,000 रुपए। तो उसको 30,000 रुपए सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसको 7500 रुपए ही सब्सिडी मिलेगी। बाकी वो जितना पैसा लेगा उसको उसका ऋण चुकाना पड़ेगा, यानी ब्याज चुकाना पड़ेगा। क्लियर है। अगर यही SC ST या विकलांग व्यक्ति अगर है और वो अकेले ही किसी कार्य को करना चाहता है तो उसको परियोजना लागत का 50% या 10,000 रुपए में से जो कम हो उतना उसको छूट मिलेगा। मान लीजिए वो उसको जो है उसको 30,000 रुपए मान लीजिए वो ऋण लिया है, मान लेते हैं इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए ऋण ले रहा है और 30,000 रुपए ही उसकी परियोजना लागत भी, ये भी मान लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो परियोजना लागत का 50% कितना हुआ, 15,000 रुपए हुआ, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपए कम है 15,000 से, तो 10,000 रुपए उसको सब्सिडी मिलेगा, ना कि 15,000 रुपए। क्लियर है। तो परियोजना लागत का 50% या 10,000 में से जो कम हो उतना उसको सब्सिडी मिलेगा उसके ऋण में। अब ये हो गया व्यक्तियों के लिए। अब हम देखते हैं स्व सहायता समूह के लिए क्या प्रावधान है। अगर कोई स्व सहायता समूह की परियोजना लागत का 50% बशर्ते यह है कि वो 1,25,000 या सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रति सदस्य 10,000 रुपए इनमें से जो कम हो उतना उसको सब्सिडी मिलेगा। मान लेते हैं कि कोई स्व सहायता समूह है वो 50 लाख की परियोजना लागत से चालू किया गया है और उसका जो मान लेते उसको ऋण भी 50, मान लेते कोई समूह चालू किया गया 5 लाख की लागत से और उसको ऋण भी 5 लाख रुपए ही चाहिए। तो 5 लाख रुपए जब वो ऋण लेना चाहेगा तो 50% उसका कितना हुआ, 5 लाख का 50% होता है 2.5 लाख रुपए। तो ये 2.5 लाख रुपए 1.25 लाख से ज्यादा है। तो यहां पर बोला गया इनमें से जो कम हो, तो 5 लाख का अगर हम देखें 50% होता है 2.5 लाख, लेकिन इसमें बोला है कि 1,25,000 रुपए का ही उसको अधिकतम यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कोई स्व सहायता समूह में 10 ही सदस्य थे, मान लेते हैं स्व सहायता समूह 10 सदस्य के हिसाब से बना है, तो प्रति सदस्य 10,000 रुपए देना है, तो प्रति सदस्य 10,000 देना, तो ये कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर 2.5 लाख रुपए कम है कि यहाँ पर 1.25 लाख रुपए कम है कि यहाँ पर 1 लाख रुपए कम है। तीनों में सबसे कम कौन सा है, 1 लाख रुपए। तो उस स्व सहायता समूह को सब्सिडी कितनी मिलेगी, 1 लाख रुपए की। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, मान लीजिए कि स्व सहायता समूह में यहाँ पर जो लोग थे उनकी संख्या मान लेते हैं 15 था, तो प्रति 10,000 रुपए एक व्यक्ति का, तो 15 के हिसाब से कितना हुआ, 1.5 लाख होता, तो ये 1.5 लाख हो जाता।
तो यहां पर अगर हम देखें 5 लाख के हिसाब से देखें तो 50% की बशर्ते 50% कितना होता, 5 लाख का 2.5 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए, या प्रति सदस्य 10,000 होता तो ये 1.5 लाख होता। तो इन तीनों में सबसे कम क्या आता, 1.25 लाख आता। तो उस स्व सहायता समूह को कितना सब्सिडी मिलता, 1.25 लाख रुपए का सब्सिडी मिलता। क्लियर है? तो तीनों में जो सबसे कम आएगा उतना सब्सिडी मिलेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो स्व सहायता समूह को बनाने का भी एग्जाम्पल दिया है, यानी स्व सहायता समूह 5 लाख रुपए में बन रहा है और मैं ये भी साथ में बोल रहा हूं कि वो 5 लाख रुपए का ऋण भी ले रहा है, तब आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तहत बताया है। वो राशि चेंज भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि आय अर्जक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए लाभार्थियों को सक्षम बनाने हेतु ऋण से जुड़ी सब्सिडी का प्रावधान, यानी ऋण के साथ साथ उसमें गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है उसका प्रावधान यहां पे मैंने समझा दिया है। अगला देखते हैं, जो 7वां पॉइंट है, बाजार की खोज, पैकेजिंग आदि के माध्यम से विपणन सहायता। अब यहाँ पर जो स्व सहायता समूह बना है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद जो सरकार की एजेंसी उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की भी व्यवस्था करवाएगी और साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था कौन कराएगी, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है इस योजना के अंतर्गत, यानी DRDA। क्लियर है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। 8वां पॉइंट है, स्व सहायता समूह के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठन की सक्रिय भूमिका। यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह बन रहा है और अब जो लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है उनको किसी उद्योग को संचालित करने का उनके पास अनुभव थोड़ी है। अब उनको अनुभव देने का काम कौन करेगा, गैर सरकारी संगठन यानी NGO। वो बताएगा कि आपको स्व सहायता समूह कैसे बनाना है, स्व सहायता समूह बनाने के बाद आपको कार्य कैसे करना है, कार्य करने के बाद आपको जो है परिक्रामी निधि कब मिलेगा, परिक्रामी निधि के बाद आपको कैसे आय अर्जित करना है, आय अर्जित करने के बाद आपको कैसे ऋण को लौटाना है। ये पूरा काम बताने का किसका होगा, गैर सरकारी संगठन यानी NGOs का होगा। जो NGO होंगे वही यहाँ पर ये सब सारी चीजों को बताएंगे, किसको, स्व सहायता समूह के सदस्यों को। तो NGO जो भी ये गैर स्व सहायता समूह को बताएंगे, फोकट में तो नहीं बताएंगे, वो भी कुछ ना कुछ राशि लेंगे। तो वो राशि कौन प्रोवाइड कराएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो उनको कितना मिलेगा, एक स्व सहायता समूह को पूरा ट्रेन करने के लिए उनको मिलता है 10,000 रुपए। यानी एक NGO को किसी एक स्व सहायता समूह को पूरा ट्रेंड करने के लिए, उनके काम के लायक बनाने के लिए उनको 10,000 रुपए मिलता है। लेकिन 10,000 रुपए एक साथ नहीं मिलता, 10,000 रुपए उस NGO को 4 किस्त में मिलता है। तो NGO को 10,000 रुपए 4 किस्त में दिए जाएंगे। तो पहली किस्त कब दी जाएगी, पहली किस्त कब दी जाएगी, सबसे पहला जब समूह का गठन हो जाएगा और वो समूह 6 माह तक बिना किसी रुकावट के अच्छा काम करेगा। ठीक है? कोई भी स्व सहायता समूह जब बनता है, उस स्व सहायता समूह बनने के 6 माह तक अगर वो अच्छा काम करेगा तो जितनी भी राशि यहां पर दी जानी उसका 20% पहली किस्त के रूप में उस NGO को दे दी जाएगी। यानी 10,000 का 20% कितना हुआ, 2,000 रुपए। तो उस NGO को 2,000 रुपए कम मिलेगा जब वो स्व सहायता समूह 6 माह तक अच्छे से काम कर लेगा। दूसरी किस्त कब मिलेगी, जब समूह परिक्रामी निधि के योग्य बनेगा। जैसे कि मैंने बताया, जब समूह 6 माह तक अच्छा कार्य कर लेता है तो 6 माह के बाद उसको परिक्रामी निधि मिलती है। तो जब जैसे ही परिक्रामी निधि के योग्य बन जाता है कोई भी स्व सहायता समूह, तो यहाँ पर दूसरी किस्त बन मिलेगी उसको 30% की। तो ये स्व सहायता समूह का जैसे ही गठन होगा उसको 20% यहाँ पर मिल जाएगा, 2,000 रुपए। 6 माह तक अच्छा काम कर लेगा, परिक्रामी निधि के योग्य बन जाएगा तो उसको 30% मिलेगा। क्लियर है? तो स्व सहायता समूह का गठन होते ही, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा बोल दिया था, तो याद रखिएगा जैसे ही समूह का गठन होता है तो 20% उसको मिल जाता है, यानी 2,000 रुपए समूह के गठन के समय मिलेगा। अगर समूह 6 माह तक अच्छा कार्य कर लेता है तो समूह जब 6 माह तक अच्छा कार्य कर लेगा तो वो परिक्रामी निधि के योग्य बन जाएगा। तो उसको जो है 30% सेकंड किस्त के रूप में NGO को मिल जाएगा, यानी 10,000 का 30% यानी 3,000 रुपए तब मिल जाएगा। तीसरा, अब जब समूह कोई आर्थिक क्रियाकलाप के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी समूह में अब पैसे का लेन देन प्रारंभ हो गया है
और जो समूह है वो अब जो है काफी अच्छा काम कर रहा है, अपने जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको बेचना भी चालू कर दिया और उससे उसकी आमदनी होना चालू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में तीसरी किस्त दे दी जाएगी एनजीओ को, वो होगा 40%, यानी 10,000 का 40% कितना हुआ, 4,000 रुपए तीसरी किस्त के रूप में दे दिया जाएगा। और चौथी किस्त बैंक ऋण लौटाने पर, अब जब समूह पैसे कमाने लगा, पैसे कमाएगा तो अब ऋण को लौटाएगा, जो परिक्रामी निधि या ये सब्सिडी ले रहा है उसको जब लौटाने लग जाएगा तो बैंक ऋण लौटाने पर चौथी किस्त इनको दे दी जाएगी एनजीओ को, जो कि 10% होगी, 10,000 का 10%, यानी कि 1,000 रुपए। क्लियर है? तो ये एनजीओ को जो स्व सहायता समूह को ट्रेन करने के लिए ये जो एनजीओ को काम दिया जा रहा है, तो एनजीओ भी फ्री में काम नहीं करेंगे, उनको 10,000 रुपए मिलेगा, 4 किस्त में दिए जाएंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं, निजी क्षेत्र में ग्रामीण बीपीएल परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नियोजन आधारित कौशल विकास योजना शुरू करने के लिए व आजीविका सृजन हेतु 15% निधि का निर्धारण। यानी अगर कोई अब यहाँ पर स्व सहायता समूह या कोई व्यक्ति ट्रेनिंग ले लिया है, कौशल प्रशिक्षण ले लिया है, अब उनको रोजगार भी तो मिलना चाहिए। मान लीजिए वो समूह को प्रशिक्षण ले लिया लेकिन उसको रोजगार जो है वो स्वयं काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी निजी क्षेत्र में वो जाकर काम कर सकता है, कोई व्यक्ति हो या समूह हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 15% जो इस योजना का लिए जितनी राशि आवंटित की जाएगी उसका 15% लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए भी रखा जाएगा। केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण के बाद उनको प्लेसमेंट भी करवाई जाएगी, रोजगार भी दिलवाया जाएगा निजी क्षेत्र में, तो उसके लिए भी टोटल राशि का 15% इसके लिए रखा गया है। क्लियर है? अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस योजना की वित्त पोषण पद्धति, यानी अगर इस योजना में जितनी राशि दी जा रही, कितना हिस्सा केंद्र का होगा, कितना राज्य का होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल पेपर में क्वेश्चन जो एडीओ का हुआ था 2017 में, उसमें भी आया था। तो इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी जो है वो 75% की है और राज्य की हिस्सेदारी 25% की है। यानी केंद्र मान लीजिए इस योजना में 100 रुपए देना है तो केंद्र 75 रुपए देगा, राज्य 25 रुपए देगा। तो याद रखिएगा केंद्र की हिस्सेदारी 75% की है और राज्य की हिस्सेदारी 25% की है। क्लियर? केंद्र 75, राज्य 25, केंद्र 75, राज्य 25। लेकिन अगर यही राज्य पूर्वोत्तर के क्षेत्र के हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, जो ये मेघालय, ये सब क्षेत्र हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और साथ में सिक्किम को भी जोड़ दिया जाए तो वहां पर जो है ये अनुपात चेंज हो जाता है। तो सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य हेतु केंद्र की हिस्सेदारी होती है 90% की, राज्य की होती है 10% की। नॉर्मल स्थिति में बाकी राज्यों में केंद्र की हिस्सेदारी 75, राज्य की 25, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और सिक्किम को साथ में जोड़ते हुए वहां पर जो हिस्सेदारी है केंद्र की 90% की, राज्य की 10% की। इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है, और ये पूछा गया तो इस बार केंद्र की भी पूछ सकता है, हो सकता है दोनों अनुपात पूछ ले या ये वाला पूछ ले कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या प्रतिशत होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, तो ये आपका हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कि इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, यानी इस योजना को कौन चलाएगा, कौन अपने क्षेत्रों में लागू करेगा। तो पंचायती राज संस्था, बैंक व एनजीओ की सक्रिय भागीदारी से डीआरडीए, यानी अपने क्षेत्र में इस योजना को कौन लागू करवाएगा, इस योजना को कौन चलाएगा, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी जो है अपने क्षेत्र में भी इसको चलवाएगी, लेकिन इसका साथ कौन देगा, पंचायती राज संस्थाएं साथ देंगी, बैंक साथ देंगे, एनजीओ साथ देंगे, तब इस योजना का कार्यान्वयन डीआरडीए करेगा अपने क्षेत्र में। क्लियर है? तो यहां तक हमने कवर किया है क्या पार्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पार्ट। ठीक है, इसके आगे भी इस योजना को अभी हमने पढ़ना है कि इस योजना की निगरानी कौन करेगा, इस योजना के साथ जो जुड़ी हुई योजना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अंतर क्या है वो भी हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस योजना के बारे में आप कई नई चीज भी जाने होंगे जो बाकी जगह में आपको नहीं मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।